किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। निर्मला सीतारमण ने भारत को दुनिया का फूड बास्केट बनाने की दोहराई प्रतिबद्धता। बजट में कृषि और किसानों के कल्याण, ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित उद्यमों को स्थापित करने और किसानों को ज्यादा ऋण देने पर दिया गया जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बजट में किसानों के लिए घोषणा, कृषि क्षेत्र और समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का बनेगी आधार। पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में सिंचाई और आधारभूत संरचना का होगा विकास। आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। वेटलैंड मानव जीवन पर जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने, कार्बन पृथक्करण और दुर्लभ प्राणियों के आश्रय जैसी गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बसंत पंचमी पर स्नान के लिए महाकुंभ में घाटों पर उमड़ी भीड़। वहीं बसंत पंचमी की समाप्ति से पहले सोमवार को महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान हो जाएगा शुरू। अब तक महाकुंभ में 33 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं संगम स्नान। खबरें अब तफसील से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बजट में किसानों के लिए जो घोषणा हुई है वह कृषि क्षेत्र और समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का आधार बनेगी। पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में सिंचाई और आधारभूत संरचना का विकास होगा। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख तक होने से उन्हें ज्यादा मदद मिलेगी। बजट में किसानों के लिए जो घोषणा हुई है वो कृषि क्षेत्र और समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का आधार बनेगी। पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में सिंचाई और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख तक होने से उन्हें ज्यादा मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बजट में न्यू एज इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए गिग वर्कर्स के लिए भी बहुत बड़ी घोषणा की गई है। पहली बार गिग वर्कर्स का ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और फिर उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। इस बजट में न्यू एज इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए गिग वर्कर्स के लिए बहुत बड़ी घोषणा की गई है। पहली बार गिग वर्कर्स का ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके बाद इन साथियों को स्वास्थ्य सेवा और दूसरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का लाभ मिलेगा। ये डिग्निटी ऑफ लेबर, इसके प्रति श्रम एव जयते के प्रति सरकार के कमिटमेंट को दर्शाता है। और अगली खबर में निर्मला सीतारमण ने भारत को दुनिया का फूड बास्केट बनाने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा है कि बजट में कृषि और किसानों के कल्याण पर बजट में जोर दिया गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बीज से बाजार तक ज्यादा पैदावार वाले बीज उपलब्ध करने, किसानों को और दक्ष बनाने, ग्रामीण समृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और इससे संबंधित उद्यमों को स्थापित करने और किसानों को ज्यादा ऋण देने का असल उद्देश्य भारत को दुनिया का फूड बास्केट बनाना है। The proposals which are mentioned in this budget actually talk about everything to do with beej to bazaar, literally from the stage of seeds, hybrid seeds, resilient, climate resilient seeds, seeds which can give greater output, seeds which are going to be high yielding, all this together to the final point of India becoming the world's food basket. That's the definition I put in when I was talking about Vikasit Bharat. So we are making sure that India's agriculture gets the support across the board, whether it is on seeds, whether it is for skilling the farmers, whether it is rural prosperity, whether it is going to have agriculture and allied industries being set up in rural areas.
and whether it is going to be farmers getting better and more loan with interest subvention. कृषि क्षेत्र में रोजगार की समस्या और आमदनी कम होने के चलते कृषि क्षेत्र से युवाओं का रुझान कम हुआ है, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्र में पलायन बढ़ गया है। इस समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने अपने बजट में ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलता कार्यक्रम शुरू करने का ऐलान किया है। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 1 फरवरी के दिन बजट पेश करते हुए इस मिशन की घोषणा की है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा है कि राज्यों की भागीदारी से एक व्यापक बहुक्षेत्रीय ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलता कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। इससे कौशल निवेश प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि में कम रोजगार की समस्या का समाधान होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान आएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बजट को आत्मनिर्भर भारत का बजट बताया। उन्होंने पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस बजट में कृषि और किसानों के कल्याण पर सर्वोच्च ध्यान दिया गया है, साथ ही मध्यम वर्ग को भी बहुत बड़ी सौगात दी गई है। ये आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का बजट है। विकास की ललक, विश्वास की महक और विकसित भारत के निर्माण की तड़फ है। कृषि और किसानों के कल्याण पर सर्वोच्च ध्यान दिया गया है। चाहे किसानों के निवेश की क्षमता बढ़ाने का सवाल हो, किसान क्रेडिट कार्ड पर अब 5 लाख रुपया तक मिलेंगे, कम उत्पादकता वाले जिलों में अच्छे बीज हो, उत्पादकता बढ़ाना हो, कृषि इंफ्रा का निर्माण हो, दलहन मिशन हो, अनेकों सौगातें किसान को दी गई है, कृषि कल्याण को दी गई है। मध्यम वर्ग को भी बहुत बड़ी सौगात मिली है। बसंत ऋतु शुरू हो गई है। बात करते हैं बसंत की। बसंत पंचमी हिंदुओं के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इस शुभ दिन पर लोग मां सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 2 फरवरी को सुबह 9:14 पर होगी और इस तिथि का समापन 3 फरवरी को सुबह 6:52 पर होगा। वहीं बसंत पंचमी की समाप्ति से पहले सोमवार को महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान भी शुरू हो जाएगा। शास्त्रों के मुताबिक बसंत पंचमी पर अमृत स्नान करने को बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन संगम स्नान करने से पुण्य और ज्ञान के साथ साथ सुख समृद्धि भी प्राप्त होती है। वहीं इस दिन करोड़ों श्रद्धालुओं के संगम में अमृत स्नान करने की उम्मीद है। इसको लेकर पहले से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा के सभी निर्देश दे दिए थे। बता दें कि अब तक महाकुंभ में 33 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम स्नान कर चुके हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है। योगी सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है कि आज बसंत पंचमी भी है और वैसे तो कल शाही स्नान भी है और यहाँ की व्यवस्था जो भी है बहुत अच्छी व्यवस्था है। हाँ, आज बसंत पंचमी था और हम विद्यार्थियों के लिए बसंत पंचमी बहुत महत्वपूर्ण होता है। मां सरस्वती का दिन होता है। बसंत पंचमी का जो शुभ मुहूर्त आज था 4 बजे का था और हम लोगों ने जो स्नान किया बिल्कुल 4:40 पे हम लोगों ने स्नान किया। बहुत अच्छा लगा भैया। और हम लोग इतना दूर से आए थे, इतना मतलब ट्रेन में इतनी भीड़ थी, सब कुछ थी, लेकिन हम लोगों ने जैसे ही स्नान किया सारी थकावट हम लोग की उतर गई। हम लोग आ रहे थे, इतनी भीड़ भाड़ थी ट्रेन में, इतनी थकावट हुई। वहाँ से हम लोग नागावासुकी तक पैदल आए तो वहाँ तक जो भी थकावट थी नहाने के बाद हमारी तुरंत उतर गई। हम लोगों को सब किया अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी व्यवस्था है। हमारा मंत्री कैसा हो, योगी मोदी जैसा हो। अपार सुखद अनुभूति हो रही है और इतना अच्छा लगा योगी जी की व्यवस्था देखकर। कोट से धन्यवाद योगी जी को। अगली खबर। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आम बजट को विकसित भारत की दिशा में उठाया गया उम्मीदों भरा कदम कहा है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया। डिप्टी सीएम ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने एक बार फिर से सिद्ध किया है कि गरीब, किसान, युवा और नारी शक्ति के सम्मान और सशक्तिकरण से ही देश का समेकित और सतत विकास संभव है। यह बजट आत्मनिर्भर विकसित भारत बनाने का एक मजबूत नींव देश के वित्त मंत्री जी सीतारमण जी के द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच को जमीन पर उतारने का बजट है। यह बजट गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, अन्नदाता के लिए, नारी शक्ति के उत्थान का बजट है। मध्यम वर्ग के आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का बजट है। यह बजट ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ने का बजट है। देश के 100 जिलों
कि किसानों को उसमें मखाना उगाने वाले किसानों के लिए विशेष राहत का बजट है। आज बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, एक नया वातावरण रोजगार का खिलेगा। और आज पूरी दुनिया में विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जा रहा है, यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे। पहली बार ये 1997 में मनाया गया था। वेटलैंड यानी नदी, तालाब, पोखर, ऐसे जल क्षेत्र जहां हमेशा या साल के कई महीने जल भरा रहता है। वेटलैंड मानव जीवन पर जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने, कार्बन पृथक्करण, दुर्लभ प्राणियों के आश्रय जैसी गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे साझे भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों की रक्षा करना, इस थीम के साथ 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जा रहा है, ताकि लोगों और हमारे ग्रह के लिए आर्द्र भूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाई जा सके। यह दिवस 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में आर्द्र भूमियों पर रामसर कन्वेंशन को अपनाए जाने की याद में मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 1997 से हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। आर्द्र भूमि प्राकृतिक भूभाग है जो ज्यादातर समय पर अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से जल में डूबे रहते हैं। यह कई प्रकार के प्राकृतिक चक्रों को अपना सहयोग प्रदान करते हैं और जलीय जैव विविधता को महत्वपूर्ण रूप से समृद्ध बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। वेटलैंड्स मीठे पानी की आपूर्ति, भोजन और निर्माण सामग्री और जैव विविधता से लेकर बाढ़ नियंत्रण, भूजल पुनर्भरण और जलवायु परिवर्तन शमन में अपनी भूमिका को निभाते हैं। वेटलैंड्स जैव विविधता के लिए भी आवश्यक हैं। हालांकि वेटलैंड्स पृथ्वी की भूमि के सतह के लगभग 6% हिस्से को कवर करते हैं, लेकिन सभी पौधों और जानवरों की 40% प्रजातियां वेटलैंड्स में रहती हैं या प्रजनन करती हैं। रामसर सम्मेलनों के अनुसार पिछली सदी की शुरुआत से दुनिया की 64% आर्द्र भूमि गायब हो गई है। ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक के अनुसार हम प्राकृतिक वनों की तुलना में 3 गुना तेजी से आर्द्र भूमि खो रहे हैं। इसलिए आर्द्र भूमि का संरक्षण मानवता का एक महत्वपूर्ण कार्य है, जो 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मददगार साबित हो सकता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार आर्द्र भूमि पर कन्वेंशन के अनुबंधकारी पक्षों के सम्मेलन COP15 की 15वीं बैठक होगी। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नेतृत्व में आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए भारत में अनेक प्रयास हो रहे हैं, जिनमें एक पेड़ मां के नाम, जलीय पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना, आर्द्र भूमि बचाओ अभियान मुख्य हैं। इतना ही नहीं, भारत के रामसर साइट्स की संख्या अब 85 हो गई है। चंद्रशेखर, DD न्यूज। कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों की समृद्धि के लिए केंद्र सरकार प्रयासरत है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लेकर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना तक केंद्र सरकार किसानों की आय में वृद्धि के लिए हर प्रयास कर रही है। इसी प्रयास में एक पहल है एकीकृत खेती प्रणाली। खेती का कैसा तरीका है ये, और किसानों को क्यों इस पर काम करना चाहिए, इसे जानने के लिए हमारे संवाददाता शमीम अख्तर ने कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार से बात की। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की जहां बहुत सारी स्कीमें हैं, वहीं एक सरकार ने एक और पहल की थी, एकीकृत कृषि मॉडल। कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद के जो हेड हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार, आइए उनसे जानते हैं कि इसकी उपयोगिता क्या है। भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की 2018 में पहल थी कि भी किस प्रकार से हम कृषकों की आय दुगना की जाए। इसके लिए देखिए 2 ही तरीके हमारे पास अवेलेबल थे, किस प्रकार से हम लागत में कमी करें और अपने उत्पाद को गुणवत्ता युक्त बनाएं और उनकी अच्छी से अच्छी उपज पैदा करें कि उसमें लागत कम आए। तो इसमें हमारे सबसे अहम रोल एकीकृत खेती पद्धति मॉडल का है, और इसमें हम एक साथ एक समय में एक ही क्षेत्रफल में कई उद्यम एक साथ अपनाते हैं, जिसका फायदा ये होता है कि एक उद्यम का जो अवशेष पदार्थ बचता है वो दूसरे उद्यम के लिए निवेश का कार्य करता है। जैसे हमने यहाँ अपने कृषि विज्ञान केंद्र पर भी प्रशिक्षण और प्रदर्शन के लिए फिशरीज बेस्ड इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम बनाया गया है, और इसमें हमने मुर्गी पालन है, मछली पालन है, हमारा फल उत्पादन है, केला है, वर्मी कंपोस्ट है। तो ये घटक हमने यहाँ अडॉप्ट किए हैं। अब जैसे कि हमारा मछली पालन के लिए फिश फीड चाहिए, तो हमने इस पे मुर्गी पालन का अडॉप्ट किया एक मॉडल, कि जिससे कि हमारा मुर्गी की जो विष्ठा है वो फिश फीड के रूप में यूज हो।
और जो हमारा इसका पानी बच जाता है, कब हम जब हार्वेस्ट करते हैं मछली, तो इसका पानी हम अन्य जैव फसलों के लिए उपजाऊ पानी के रूप में प्रयुक्त होता है। ऐसे ही जो केला है या हमारे और सब्जी या फल वाले लगते हैं, तो इसके जो पत्ते हैं, चूँकि हमने कड़कनाथ प्रजाति रखी है, तो उसके फीड के रूप में भी हम उसको उपयुक्त करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एकीकृत खेती पद्धति मॉडल जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों हैं उनका समुचित उपयोग होता है, तथा जो हमारे अवशेष हैं उनको रिसाइकलिंग होकर वो पुनः निवेश में कार्य करते हैं। यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारे वेस्ट है वो वेल्थ के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसान भाइयों को हम एक ही संदेश देना चाहेंगे कि जो भी हमारी भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी हमारे कार्यक्रम हैं, सब में बढ़ चढ़ कर भाग लें, क्योंकि हमारे केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं कहती है वो धरातल तक पहुंच रही हैं। तो किसानों को केवल जागरूक होने की आवश्यकता है और इन हमारे भारत सरकार और जो हमारे राज्य सरकार है उनकी योजनाओं का भरपूर फायदा उठाएं और प्राकृतिक खेती की तरफ उन्मुख हों। कैमरामैन मोहित उइके के साथ मैं शमीम अख्तर, किसान समाचार के लिए। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव। भारत कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में हर साल नई ऊंचाइयां छू रहा है। उत्पादन के मामले में पुराने सभी रिकॉर्ड ध्वस्त हो रहे हैं। एक जमाना था जब हमें घरेलू जरूरतों का अनाज भी विदेशों से मंगाना पड़ता था, लेकिन आज हालात बदल गए हैं और हमारे किसान कामयाबी की नई इबारत लिख रहे हैं। आज बहुत सारी फसलों की उपज घरेलू खपत से कहीं ज्यादा है। ये सरप्लस उपज ही निर्यात को चार चांद लगा रही है। किसी भी वस्तु का निर्यात विदेशी मुद्रा अर्जित करने का अच्छा स्रोत है। कृषि इस मामले में शानदार भूमिका निभा रही है और उसे विस्तार भी दे रही है। 2023-24 के दौरान भारत से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का निर्यात 3,500 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक जा पहुंचा है। 2019-20 में यह महज 2,036 करोड़ डॉलर था। अलग अलग फसल समूहों की बात करें तो 2023-24 में अनाजों का कुल निर्यात 780 करोड़ डॉलर, दलहनी फसलों का 45 करोड़ डॉलर और तिलहन का 103 करोड़ डॉलर रहा। 2023-24 के दौरान भारत ने करीब 5,94,000 टन दालों का निर्यात किया। भारत में चूंकि दालों की बहुत ज्यादा खपत है, इसलिए सबसे बड़े उत्पादक होने के बावजूद हमें दालें आयात करनी पड़ रही हैं। 2023-24 में दालों का कुल आयात 47,38,000 टन रहा। 2023-24 में लहसुन का निर्यात भी शानदार रहा। इस दौरान भारत ने 73,950 टन लहसुन दूसरे देशों को भेजा, जिससे 44,118 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित हुई। कुल मसालों की बात करें तो 2023-24 में इनका निर्यात 15,40,000 टन रहा, जिससे रिकॉर्ड 4,464 लाख डॉलर की कमाई हुई। भारत चावल, गेहूं और दूसरे अनाजों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। वैश्विक बाजार में भारी मांग भारतीय अनाज उत्पादों के निर्यात के लिए बेहतरीन माहौल बना रही है। सीतारमण ने शनिवार को देश का आम बजट पेश किया। यह उनका लगातार 8वां बजट था। इस बजट में उम्मीदों के अनुरूप किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। वित्त मंत्री ने भाषण बजट की शुरुआत करते हुए कहा कि ये बजट विशेष रूप से गरीब, युवा, अन्नदाता किसान और महिलाओं पर केंद्रित है। बजट की शुरुआत में ही वित्त मंत्री ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का ऐलान किया, जिसके तहत 100 जिलों में पीएम धन धान्य योजना को शुरू किया जाएगा। इस योजना से किसानों को आधुनिक खेती, नई तकनीक और बेहतर वित्तीय सहायता का लाभ मिलेगा, जिससे 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचेगा। इसके साथ ही बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट में इजाफा करने का भी ऐलान किया गया। वित्त मंत्री ने बताया कि इसकी लिमिट अब 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दी गई है। 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पकालीन ऋणों की सुविधा मिलेगी। इसके साथ साथ अपने बजट में वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि एमएसपी के लिए लोन गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए किया जा रहा है। बजट में मखाना किसानों के हितों का भी खास ख्याल रखा गया है। इसके तहत बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि मखाना की मार्केटिंग के लिए बोर्ड बनाया जाएगा ताकि मखाना किसानों को इसका लाभ मिल सके।
और आइए अब बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश के मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों में इस समय मटर की लताओं को सहारा दें और उनमें जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। वहीं हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में गोभी वर्गीय फसलों को ठंड से बचाने के लिए शाम के समय हल्की सिंचाई करें। इसके साथ ही यहां इस समय आलू में निराई गुड़ाई करें। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में ही तैयार फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली के अलावा पालक और धनिया की कटाई करें। इसके अलावा यहां मूली और शलजम की खुदाई करते रहे। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाके के किसान इस समय मटर में गुड़ाई करें और उनकी लताओं को डंडे से बांधें। यहीं इस मौसम में गेहूं में सिंचाई के अलावा लहसुन में निराई गुड़ाई करें। वहीं उत्तराखंड के तराई और भाबर इलाके में चना, मसूर और सरसों में फूल आने और फली बनने की अवस्था में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। इसके साथ ही यहां अभी गेहूं और जौ के अलावा मटर में भी जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के किसान इस समय मिट्टी में नमी बनाए रखें और जौ में हाथ से निराई करें। इसके साथ ही यहां इस समय मटर की बुवाई और आलू की रोपाई के लिए खेत तैयार करते रहे। अंतर संस्कृति संचालन के दौरान प्याज के पत्तों को नुकसान पहुंचाने से बचें। प्याज को रोग होने से बचाएं। इसके साथ ही ये सुनिश्चित करें कि पत्तियां लंबे समय तक गीली न रहें। इसके साथ ही फसलों को थ्रिप्स से बचाने के लिए पौधों के बीच चिपचिपे जाल का प्रयोग करें। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के किसान इस समय तैयार आलू की खुदाई करें। इसके अलावा यहां टमाटर, बैंगन और मिर्च की नर्सरी में निराई गुड़ाई करें। वहीं जम्मू कश्मीर के मध्यवर्ती इलाकों में इस समय बारिश की संभावना को देखते हुए गेहूं, सरसों, काबुली चना, मटर और अन्य सब्जियों में सिंचाई या दवाओं के छिड़काव का काम टाल दें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। शिमला मिर्च की बुआई का समय चल रहा है। सर्दी का मौसम इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। वैसे शेड में 12 महीने इसकी खेती की जा सकती है। इसकी खेती के लिए सबसे पहले नर्सरी लगाई जाती है। नर्सरी तैयार होने पर इसे मुख्य खेत में रोप दिया जाता है। ज्यादातर हरी शिमला मिर्च बाजार में दिखाई देती है, वरना लाल और पीली शिमला मिर्च की भी अच्छी मांग है। रोपाई करते समय ध्यान रखें कि पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 7 सेंटीमीटर रखें। रोपाई के तुरंत बाद पौध में हल्की सिंचाई जरूर कर लें। उसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। इससे फसल की अच्छी बढ़वार में मदद मिलेगी। सर्दियों में पाले से फसल को नुकसान हो सकता है। पाला लगने से पौध सूख जाती है और झुलस जाती है। इससे बचाव के लिए पौध में सिंचाई जरूर करें। पाला पड़ने पर पौधे में मौजूद पानी जम जाता है और सिंचाई करने से ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। इसके अलावा पाले से फसल को बचाने के लिए 2 ग्राम सल्फर को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सल्फर के छिड़काव से पौधों में गर्मी बनी रहेगी। इसके अलावा शिमला मिर्च की फसल में सफेद मक्खी के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए दवा का छिड़काव विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। इसके अलावा सफेद मक्खी से बचाव के लिए नेट हाउस में शिमला मिर्च की रोपाई करना बेहतर रहता है। और आइए अब देखते हैं कुछ और खास खबरें। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली चुनाव के मद्देनजर नया कैंपेन सॉन्ग किया जारी। भाजपा सांसद मनोज तिवारी दिल्ली चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। उन्होंने कहा कि आपके पास काम बताने के लिए कुछ नहीं है।
राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान आज से 30 मार्च तक आम जनता के लिए खुल रहा है। सोमवार को रखरखाव के दिन को छोड़कर लोग सप्ताह में 6 दिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच उद्यान में आ सकते हैं। सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की निरीक्षण समिति के अध्यक्ष और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर समेत 10 लोगों को किया गिरफ्तार। सीबीआई ने 400 करोड़ रुपए के पॉन्ची घोटाले के कथित मास्टरमाइंड दीपांकर बर्मन के खिलाफ दूसरा पूरक आरोप पत्र दाखिल किया। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।